गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रीना जारवाल। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने सैम्पलिंग थ्योरम, नाइक्विस्ट रेट, जीरो ऑर्डर होल्ड, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड, इंटरपोलेशन, मल्टीपल टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देख चुके हैं कि किस तरीके से नाइक्विस्ट रेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल परफॉर्म किए जाते हैं। बट आप न्यूमेरिकल और इजी वे में परफॉर्म कर सके और इजी वे में सॉल्व कर सकें, इसके लिए मैं आज कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो कि RTU के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो मैं उनको आज सॉल्व करवाऊंगी। सो न्यूमेरिकल है, गिवन द continuous time signal, that is s of t is equivalent to 5 cos 2000 pi t. Determine first one is minimum sampling rate, that is Nyquist rate required to avoid aliasing. सेकेंड इज, हम ऐसे करते हैं, वन बाय वन ही लेके चलते हैं। सबसे पहले ये जो सिग्नल दिया हुआ है, इसका जो पहला हमें जनरली इसको जो सॉल्व करना है, जो डिटरमाइन करना है, वो है मिनिमम सैम्पलिंग रेट हमको डिटरमाइन करनी है। सो पहले इस फर्स्ट फंक्शन को देख लेते हैं कि मिनिमम सैम्पलिंग रेट किस तरीके से डिटरमाइन होगी। सो पहले आप देखिए, यहाँ पे जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आपको दिया हुआ है, उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। पहले जो फर्स्ट है, सो फर्स्ट हमको मिनिमम सैम्पलिंग रेट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमको जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो देखना है। तो जनरली ये कॉस ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 200 पाई। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, दैट इज 200 पाई। So basically f is equals to 200 pi by 2 pi, pi से pi cancel out, so f is equivalent to 1000 hertz. So this is the highest frequency component for continuous time signal. अब क्या करना है, इसका हमें मिनिमम सैम्पलिंग रेट रिक्वायर्ड है। बेसिकली हमें मिनिमम सैम्पलिंग रेट डिटरमाइन करना है। जनरली हमें नाइक्विस्ट रेट देखना है अलाइजिंग को अवॉइड करने के लिए। सो बेसिकली आपको पता है कि नाइक्विस्ट रेट जो होती है वो हमारे पास होती है एफ एस इज इक्वल टू 2fm। तो आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आया 100 हर्ट्ज का, तो एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 into 100। सो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 200 हर्ट्ज। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये हमारे पास नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी है जो कि 200 हर्ट्ज आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसी फंक्शन को लेते हुए, इसी सिग्नल को लेते हुए जो अगला टर्म हमसे डिटरमाइन करवा रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो है, मैं बता देती हूँ। सो सेकंड जो कंडीशन है जो हमको डिटरमाइन करनी है, सेकंड कंडीशन है डिटरमाइन इफ sampling frequency is equivalent to 400 hertz, what is the discrete time signal s of n for s of nts obtained after sampling? सो ये सेकेंड कंडीशन है जो हमको जनरल डिटरमाइन करनी है, दैट इफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस इज इक्वल टू 400 हर्ट्ज, देन व्हाट इज द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एस ऑफ एन for S of NTS obtained after
सैम्पलिंग। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। सो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एस ऑफ टी, जैसा कि आपने बताया कि वो सैंपल्ड है जिस फ्रीक्वेंसी पे, वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज। सो जनरली फ्रीक्वेंसी फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज f is equivalent to frequency of continuous time signal by sampling frequency, means frequency of continuous time signal that is f upon में sampling frequency। so basically जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, जैसे कि हमने फर्स्ट जो डिटरमाइन किया था, तो उसमें हमारे पास थी 100 हर्ट्ज आई थी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई थी। तो 100, और जो यहाँ पर अभी कंडीशन दी हुई है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, वो दी हुई है 400 हर्ट्ज। सो हमारे पास 20 से 20 कैंसिल आउट आया 1/4। तो हमारे पास जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आई है 1/4। सो बेसिकली हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उसको जब हम डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, एस ऑफ एन, डिस्क्रीट फॉर्म में बता रही हूँ, 5 cos 2 pi f n। सो बेसिकली 5 cos 2 pi f क्या है 1/4 और n। सो बेसिकली एस ऑफ एन हमारे पास क्या हुआ। थर्ड कंडीशन इज दैट इफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs is 150 hertz, what is the discrete time signal SNTS obtained after sampling? So basically वही आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ही फाइंड आउट करना है, बट इस बार जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दी है वो आपको कितनी दी है 150 हर्ट्ज। तो आपके लिए इजी है क्योंकि अभी हमने जो लास्ट डिटरमाइन किया था वो भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल किया था, बस वहां जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी वो थी 400 हर्ट्ज और यहाँ है 150 हर्ट्ज। सो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपॉन में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 हर्ट्ज थी और इस कंडीशन में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है 150। 0 से 0 कैंसिल आउट, 10/15, सो ये 5 2 10 एंड 5 3 15, तो 2/3। सो जनरली हमारे पास जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आएगा वो होगा एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू 5 cos 2 pi 2/3 n। सो हमारे पास आएगा 5 cos 2 2 4 यानी कि 4 pi/3 ये n। सो बेसिकली हमारे पास ये आया, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर हमारे पास जो आया 5 cos 4 pi/3 n, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 cos 2 pi minus 2 pi/3 n। सो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5 cos 4 pi/3 2 pi n/3। सो हमने ये जो कंडीशन थी इसको वापस इस तरीके से लिखा है एंड उसका ये। सो इस तरीके से थर्ड जो कंडीशन हमें डिटरमाइन करनी थी 150 हर्ट्ज के लिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, वो हमने यहाँ ऑब्टेन कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की जो डिटरमाइन करनी है। सो फोर्थ कंडीशन है what is the frequency 0 less than f less than fs/2 of sinusoidal that yields the samples identical to those
ऑब्टेन इन पार्ट थर्ड, यानी कि हमने जो पार्ट थर्ड में जनरली जो सैंपल्स हम मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमने पार्ट थर्ड में जो हमने ऑब्टेन किया है, तो बेसिकली यहाँ पर उसके रेफरेंस में पूछा गया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 0 लेस देन fs by 2 of sinusoidal that yields the samples identical to those who obtained in part third, means those obtained in part third. So ये हमें को जनरली फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं. सो बेसिकली पार्ट थर्ड में जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी, पार्ट थर्ड को अगर हम रेफरेंस में लेते हुए इसको सॉल्व करें, तो पार्ट थर्ड में हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी वो थी fs is equivalent to 150 hertz. So basically f is equivalent to f by fs, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरली हमारे पास था, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल अपॉन में जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, तो हमें इस फैक्टर को निकालेंगे. तो f इज इक्वल्स टू होगा f इंटू एफ एस. f की वैल्यू हमारे पास जनरली 1/3 इंटू 150. सो बेसिकली हमारे पास जो f आएगा वो कितना आएगा 50 हर्ट्ज. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी that is we obtain using third term, और बेसिकली वी कैन से दैट जो थर्ड टर्म में जो थर्ड सेक्शन हमको डिटरमाइन करना था उसमें जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी उसके रेफरेंस में हमारे पास ये टर्म ऑब्टेन हुई है. आगे हम बात करते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही अब इसका साइनोसॉइडल है, जो साइनोसॉइडल सिग्नल किस तरीके से हम लोग जनरेट करेंगे. सो बेसिकली साइनोसॉइडल सिग्नल हमारे पास होगा y ऑफ t इज इक्वल्स टू 5 cos 2 pi f t. सो बेसिकली 5 cos pi हमारे पास जो f की वैल्यू है वो हमारे पास 50 आ रही थी इंटू t. तो 5 cos 2 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 t. सो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज yields the identical sample, hence 100 hertz is an alias of frequency 50 hertz for sampling rate. fs is equivalent to 150 hertz. So this is the sinusoidal signal, that is y of t is equivalent to 5 cos 100 pi t. So I hope कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें जो भी कंडीशंस दी रखी है उनको किस तरीके से डिटरमाइन करना है. इफ किसी भी कंडीशन को डिटरमाइन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझसे ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. एंड आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जो कि मैं आपको एज असाइनमेंट ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगी. तो गूगल क्लासरूम में जो भी असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे वो आपको सॉल्व करके देखना है. इफ़ अगर कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होती है इस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं. सो थैंक यू.